नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। एनटीए नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर पे बात कर रहे हैं हम। हायर एजुकेशन सिस्टम पे डिपेंड है जो आज का टॉपिक, उच्च शिक्षा प्रणाली पार्ट 2, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है उसमें पार्ट 2 पे बात करेंगे। मित्रों, अगर स्टडी मटेरियल के लिए आपको संपर्क करना है तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको हायर एजुकेशन मास्टर वीडियो से रिलेट एक टॉपिक मिलेगा। एक उसमें 50 मिनट का एक वीडियो है और हायर एजुकेशन सिस्टम का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हमने वहाँ पे डिफाइन किया है। आप उसको देख करके इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो सेकंड क्वेश्चन, उसमें हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उनके बारे में बात करते हैं। द रेगुलेटर ऑफ डिस्टेंस हायर एजुकेशन इन इंडिया। जो डिस्टेंस एजुकेशन है, जो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है, उसका विनियामक है। तो द रेगुलेटर ऑफ डिस्टेंस हायर एजुकेशन इन इंडिया, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। दूरस्थ शिक्षा परिषद, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड डी ऑप्शन केंद्रीय उच्चतर शिक्षा दूरस्थ परिषद, सेंट्रल हायर एजुकेशन डिस्टेंस काउंसिल। 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल। सही उत्तर के लिए हम चलते हैं। आप अपने अपने क्वेश्चन टिक कर सकते हैं ताकि आप देख सकें कि 15 क्वेश्चंस में से कितने सही कर पा रहे हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वही इसका विनियामक है, इसका नियंत्रक है। सेकेंड क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ इन टेक्निकल एजुकेशन स्पेशली। जो हम बात कर रहे हैं इसमें भारत का कौन सा राज्य तकनीकी शिक्षा विशेष रूप से अग्रणी है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली एंड महाराष्ट्र। सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर के लिए हमारे पास में सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, कर्नाटक जो है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भारत का ऐसा राज्य है जो तकनीकी शिक्षा के रूप में विशेष रूप से अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे आयोग जो हैं, सारी समितियां, ये कई बार पूछी गई हैं, उनके बारे में हमने हायर एजुकेशन के मास्टर वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। विच कमीशन इज कमिटी सेड सेकेंडरी एजुकेशन इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। किस आयोग ने, समिति ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है। सभी समितियों में अलग अलग सुझाव दिए गए, अलग अलग रूप से बतलाया गया किस प्रकार का हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सारे आयोग के हैं। कौन से आयोग में यह बात कही गई कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा की सबसे कमजोर प्रणाली है, सबसे कमजोर कड़ी है? मुदालियर आयोग, ताराचंद आयोग, राष्ट्रीय समिति, राधाकृष्णन समिति। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही उत्तर के रूप में हो जाएगा, ये आपको बताना रहता है। आप सबसे पहले आप अपने अपने क्वेश्चंस को टिक करते रहिए। इसका ऑप्शन ए सही है। मुदालियर आयोग के माध्यम से ये बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। अब 4 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास में एजुकेशन के लिए जो फॉर्मूले हैं वो हैं, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो माध्यमिक शिक्षा प्रणाली है, सजेस्टेड एजुकेशन स्ट्रक्चर। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा संरचना का सुझाव दिया, कौन सा? 10+2+3, 8+4+3, 11+3 या नन ऑफ दीज। सही उत्तर आप फटाफट अपने अपने ऑप्शन टिक कर लीजिए। सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा जो शिक्षा संरचना का सुझाव दिया गया वह इनमें से कोई नहीं है। अगर हम बात करें अगले पेपर क्वेश्चन की, तो वो है 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन में है एग्रीकल्चर पॉलीटेक्निक्स शुड बी एक्सपेंडेड टू एक्सपेंड द फैसिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन। कृषि शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार हेतु कृषि पॉलिटेक्निकों का विस्तार किया जाना चाहिए। हमारे पास में सही उत्तर के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। आचार्य राममूर्ति समिति 1990, बी ऑप्शन जो पॉलिटेक्निकों के लिए था, एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति 1979, कोठारी आयोग 1964। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका हो जाएगा, फटाफट आप अपने अपने आंसर टिक कर लीजिए। सही उत्तर है सी ऑप्शन, कोठारी आयोग जो 1964 to 66 था, उसके द्वारा एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक्स के बारे में विस्तार करने का सुझाव दिया गया। 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। व्हाट प्रोग्राम्स वर गिवन बाय द कोठारी कमीशन अंडर प्रूडेंट एजुकेशन। प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कोठारी आयोग ने किन कार्यक्रमों में इसको स्थान दिया? सही ऑप्शंस हमारे पास 4 हैं, फटाफट आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। निरक्षरता उन्मूलन, इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, अनवरत शिक्षा, कंटिन्यूइंग एजुकेशन,
पत्राचार पाठ्यक्रम, करेस्पॉन्डेंस कोर्स एंड ऑल ऑफ दीज। सही उत्तर के लिए हम फटाफट चलते हैं। सही उत्तर के लिए ऑप्शन जो सही है डी ऑप्शन, निरक्षरता उन्मूलन, अनवरत शिक्षा और करेस्पॉन्डेंस कोर्स जो है पत्राचार पाठ्यक्रम, ये सभी उत्तर हमारे सही होंगे जिसके जो कोठारी आयोग के द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत बतलाए गए। अगला क्वेश्चन है जो who interested the responsibilities of spreading education in India to the company government। कंपनी सरकार को भारत में शिक्षा प्रसार का दायित्व किसने सौंपा? ए ऑप्शन भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट, बी ऑप्शन ब्रिटिश पार्लियामेंट, सी ऑप्शन प्रेसिडेंट एंड डी ऑप्शन गवर्नर जनरल। तो सही उत्तर हमारे पास इसमें होगा, जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सही है बी, ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में शिक्षा प्रसार का दायित्व सौंपा गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी कई बार पूछा गया है। विच एजुकेशन डिड द हंटर कमीशन इन्वेस्टिगेट? हंटर आयोग का गठन किस शिक्षा की जांच के लिए किया गया था? तो हंटर आयोग के बारे में सारी डिटेल्स आपको हमारे मास्टर वीडियो में मिल जाएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ। वहाँ पे हमने जो डिटेल्स हैं वो सारी एक जगह पर कर दी हैं, जो वैदिक एजुकेशन थी और जो जितनी भी एजुकेशन सिस्टम इंडिया में आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद आए उन सभी पे हमने वहाँ पे डीप डिस्कशन किया हुआ है। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हाई एजुकेशन में वो सभी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो हंटर आयोग की जानकारी के लिए हम आपको इसी वीडियो के लिंक में एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उस लिंक के माध्यम से आप वो देख सकते हैं। प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन, उच्चतर शिक्षा, या ये सभी कौन से शिक्षा प्रणाली के जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था? ए ऑप्शन सही है, प्राथमिक शिक्षा के लिए जो 1 से 5 की शिक्षा है उसके लिए ही हंटर आयोग का गठन किया गया था, और ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर में हम देखते हैं इन द मैनिफेस्टो ऑफ चार्ल्स वुड, जो वुड डिस्पैच आया था, इन द मैनिफेस्टो ऑफ चार्ल्स वुड हुज एस्टैब्लिशमेंट वाज एम्फेसाइज्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ शिक्षा। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा के प्रचार के लिए किसकी स्थापना पर बल दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर दिस क्वेश्चन। विश्वविद्यालयों की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज, औद्योगिक विद्यालयों की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्कूल्स, सी ऑप्शन शिक्षा विभाग की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, एंड ऑल ऑफ द एबव। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फाइंड करिए फटाफट आप, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसका। तो वुड्स डिस्पैच जो है वो इन सभी के लिए निर्धारित किया गया था, और इसके अंतर्गत बताया गया था कि विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए, औद्योगिक विश्वविद्यालयों की भी स्थापना करनी चाहिए, और इन सभी के लिए एक शिक्षा इस विभाग की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें एक इंस्पेक्टर की नियुक्ति भी की जाए। तो इस प्रकार से ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस वुड डिस्पैच में ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। वुड डिस्पैच के बारे में हम आपको एक और बात बता दें, जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी वहाँ पे जो चार्ल्स वुड का जो वुड डिस्पैच था 1954, वो सबसे ज़्यादा प्रभावी शिक्षा का प्रचार करने का एक जो पैगाम उसके अंतर्गत आया था। तो 1854 बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो भारत में शिक्षा की क्रांति के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं यहाँ पे। द चेयरमैन ऑफ हरटोंग कमेटी, जो हरतोंग समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तत्कालीन शिक्षा मंत्री, द देन मिनिस्टर ऑफ द जो उस टाइम के जो मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, भारतीय गवर्नर जनरल, इंडिया गवर्नर जनरल, एंड सर फिलिप हरटोंग, सर साइमन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? फटाफट आप टिक करिएगा। बी ऑप्शन, भारतीय गवर्नर जनरल उस समिति के अध्यक्ष थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच काउंसिल ऑफ वाज सजेस्टेड बाय द सैडलर कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सैडलर आयोग से क्वेश्चन आया हुआ है। एनटीए नेट के जो 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, इंटरनेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिषद, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय अनुदान परिषद, इंटरनेशनल ग्रांट काउंसिल, एंड 4th ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। तो हमारे सैडलर आयोग ने किस परिषद की स्थापना का सुझाव दिया था? तो ये हमें बताना है। सही उत्तर जो है वो बी ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिषद। इट मीन्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी काउंसिल।
12 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी। द व्हाट मुदालियर कमीशन सजेस्टेड फॉर सॉल्विंग लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। देखिए भारत में भाषा की समस्या सदैव से रही। त्रिभाषाई पद्धति का भी चलन इस समय चल रहा है। त्रिभाषा पद्धति का जो यहाँ पे मुदालियर कमीशन है उसके द्वारा क्या व्यवस्था की गई थी वह हमें बतलानी है। एक मातृभाषा की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ वन मदर टंग, एंड बी ऑप्शन दूसरी अंग्रेजी तथा हिंदी, सेकंड इंग्लिश एंड हिंदी, एंड सी ऑप्शन ए व बी दोनों। तो यहाँ पे हमको बतलाना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही उत्तर के लिए फटाफट आप अपने अपने नोटबुक पे सही उत्तर टिक करिए। सी ऑप्शन सही है, एक मातृभाषा की व्यवस्था, दूसरी अंग्रेजी तथा हिंदी की व्यवस्था। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन सी है वो सही है। इसमें हमें मातृभाषा, अंग्रेजी और हिंदी तीनों ही भाषाओं का ज्ञान आवश्यक होता है, यह बतलाया गया था। सी 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम बताएंगे व्हाट आर द स्कूल मोस्टली कॉल्ड इन एंशिएंट टाइम। प्राचीन काल में अधिकांश विश्वविद्यालयों को क्या कहा जाता था? गुरुकुल, इंटर कॉलेज, मदरसा या पाठशाला। तो ऑप्शन है ए सही। जो प्राचीन विश्वविद्यालय पद्धति थी वह क्या थी? गुरुकुल। और गुरुकुल जो था वह कहाँ बनाया जाता था? जो पब्लिक एरिया होती थी, जो जहाँ लोग रहते थे उससे थोड़ा सा दूर एक ऐसे प्रदेश में, एक ऐसे क्षेत्र में जो वातावरणीय शांति जहाँ पे हो और उपलब्धता भी हो, ऐसे स्थान पर गुरुकुल का निर्माण किया जाता था। और उस क्षेत्र के सभी जो बच्चे होते थे वह उस गुरुकुल के अंतर्गत अध्ययन कार्य करते थे। तो यह गुरुकुल पद्धति थी जो वैदिक शिक्षा पद्धति के अंतर्गत आता है। 14 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which of the following should be tried to make the course flexible and valuable? पाठ्यक्रम को लचीला और जीवनोपयोगी बनाने के लिए निम्न में से किसको प्रयास करना चाहिए? हमारे पास में 4 ऑप्शन है, एनसीईआरटी, माध्यमिक शिक्षा परिषद, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एंड 4th ऑप्शन इनमें से सभी को। तो यह प्रयास किसको करना चाहिए? जो सरकार ने इसका गठन किया है। ए ऑप्शन जो है वह एनसीईआरटी है। इसी पैटर्न पे जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा कोर्स है, पाठ्यक्रम है, उसको बनाने का कार्य किया जाता है। तो एनसीईआरटी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें हम 14 नंबर क्वेश्चन के बाद में हम अगला क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन, उस पर चलते हैं। और यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑफ हायर एजुकेशन लॉ बट व्हेन वाज स्टार्टेड, कब बने और कब इनको स्टार्ट किया गया था? उच्च शिक्षा विधि के कार्यक्रमों का प्रसारण टीवी पर कब प्रारंभ किया गया था? 4 जनवरी 1919, 15 अगस्त 1984, 1 जनवरी 1980 या ऑल ऑफ द एबव। अब इसमें से एक उत्तर सही होगा। कौन सा उत्तर सही होगा वो हमें बतलाना है। बी ऑप्शन 15 अगस्त 1984 को ही यह कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसमें टीवी पर उच्च शिक्षा विधि के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा था। तो 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम आपको और भी वीडियोज यहाँ से रिलेटेड बतलाते रहेंगे। इसके पीडीएफ के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, और लाइव क्लासेस के लिए, पीडीएफ के लिए, इन सब के लिए आप हमें कांटेक्ट करें। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब विद बेल आइकन। यूट्यूब के गुरुचिला एकेडमी को आप सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।